दोस्तों कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस एकदम स्टार्ट हैं, लगातार चल रही हैं। आज ये दूसरी क्लास है, कुल मिलाकर के तीसरी क्लास है। परिचय वाली अगर ले लें तो पहली परिचय वाली थी, कल वाली क्लास से सिलेबस स्टार्ट हो गया आपका और आज ये तीसरी क्लास ओवरऑल है। तो तीसरे लेक्चर में आज हम लोग कुछ टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। इसके पहले फिर से मैं एक बार अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग भी अभी तक ऑनलाइन क्लास में एडमिशन नहीं लिए हैं फटाफट से ले लीजिए। अदरवाइज 4-5 वीडियो के बाद ये जो लेक्चर होंगे वो लॉक हो जाएंगे, फिर आपको यूट्यूब पर फ्री में दिखाई नहीं देंगे। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए फटाफट से ले लें। कैसे लेना है तो 70 80 88 47 59 इस नंबर पर जाकर के आप लोग फ़ोन करिए या फिर आप लोग जाकर के व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिख करके भेजिए कि सर हमको आपके ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना है। सॉरी, नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 70 80 88 47 59 7080884759 इस नंबर पर जाकर के आप लोग व्हाट्सएप करिए और बताइए कि सर हमको ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना है। तो ऑनलाइन क्लास में एडमिशन आपको दे दिया जाएगा। तो सिंपल सी प्रक्रिया है, इस पे जाकर के आपको लेना है। इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पर आपको होमवर्क भी जो भी दिए जाएंगे उसको भी लिख करके भेजना है। मतलब सारा काम इसी एक नंबर पर ही आपको हमेशा करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जैसा कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा है, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कक्षा 10 केमिस्ट्री यानी कि साइंस का पहला चैप्टर है। इसमें कल हम लोग पढ़े थे रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इसके बाद भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। यहाँ तक हम लोग कल की क्लास में कवर किए थे। आज मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि होती है, पिछली क्लास में आपको 3 विधियाँ पढ़ाई जा चुकी हैं। आज मैं उसी में बढ़ा करके थोड़ा सा आगे और बताने वाला हूँ। पहली विधि में आपको लिखवाया था कि हमको रासायनिक समीकरण लिखने से पहले तत्वों के या यौगिकों के अणुसूत्र व प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। ये पहला नियम था, पहली विधि थी। दूसरा था कि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय सदैव किसी भी तत्व को, किसी भी यौगिक को उसके आणविक अणु के रूप में ही लिखा जाना चाहिए। जिसमें मैंने बताया था कि अगर जैसे हाइड्रोजन लिखना है तो आपको H2 लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन लिखना है तो आपको N2 लिखना पड़ेगा, अगर आपको जल लिखना है तो H2O लिखना पड़ेगा, आपको अमोनिया लिखना है तो NH3 लिखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिखनी है तो CO2 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करके लिखना है। हमेशा आणविक यानी कि अणु के रूप में ही आपको प्रदर्शित करना है। तीसरा मैंने बताया था एक परमाणु वाला सिस्टम। एक परमाणु में क्या है कि जो धातुएं होती है सामान्य के, ऐसे तत्व जो एक परमाणु होते हैं उनको केवल प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सोडियम को केवल N में लिख देना है, पोटेशियम लिखना हो तो K लिख देना है, कैल्शियम लिखना हो Ca लिख देना है, कॉपर लिखना हो Cu लिख देना है। तो जो भी खास करके धातुएं होती हैं या जो भी एक परमाणु तत्व होते हैं उन सभी को आपको केवल प्रतीक लिख करके छोड़ देना है, जो उसका चिन्ह होता है लिख करके छोड़ देना है, वही आपका रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अगला है, अब देखिए यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज की क्लास का। अगला है अभिकारक वाला मामला। अभिकारक में क्या है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक जो होते हैं, कोई भी देखिए रासायनिक अभिक्रिया ना 2 चीजों से मिलकर के बनती है। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया होने से पहले जिन पदार्थों को लिखा जाता है या जिन पदार्थों को लिया जाता है उसे ही अभिकारक कहते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जानते तो एक हेडिंग डालिए अभिकारक, उसमें लिखिए, अभिकारक की हेडिंग में लिखिए कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया से पहले लिए जाते हैं उन्हें ही अभिकारक कहा जाता है। उत्पाद किसे कहते हैं तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया संपन्न होने के बाद प्राप्त होते हैं या बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मान लीजिए कोई
ए और बी नाम की दो पदार्थों को आपस में मिलाया गया, दोनों में अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद मान लीजिए कोई डी नाम का प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना। तो अब यहाँ पर जो अभिक्रिया होने से पहले जो कुछ भी लिया गया था उसे ही कहा जाएगा अभिकारक, उसे ही कहा जाता है अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़ बनी है उसे ही कहा जाएगा उत्पाद। जिसमें कल एक और मैं एग्जांपल आपको दिया था मैग्नीशियम वाला, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है अभिक्रिया होने से पहले उसे ही कहते हैं अभिकारक, और यहाँ पर जो लिखी गई है अभिक्रिया होने के बाद जो बना है, नया पदार्थ जो बना है उसे ही कहा जाता है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो आई थिंक इतनी बात पहले क्लियर हो गई होगी। अब इसमें नियम क्या है कि अभिकारक लिखते समय आपको हमेशा ये जो तीर है, देखिए पहली बात तो जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हमेशा ऐसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर लगा देते हैं, इसी तीर के द्वारा हमेशा दर्शाया जाता है किसी भी अभिक्रिया को। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले कि अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर लगाकर दर्शाया जाता है। तीर हिंदी में लिख भी लीजिएगा और ब्रैकेट में छोटी सी तीर बना भी लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब इस तीर के जो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट आपका इधर है, राइट इधर है, तो जो लेफ्ट साइड में होता है उससे अभिकारक कहते हैं, या बोल सकते हैं कि तीर के लेफ्ट साइड में हमेशा, दाएं बोल सकते हैं आप, हमेशा अभिकारक लिखा जाता है। बाएं यानी कि राइट साइड में आप हमेशा देखेंगे तो राइट साइड में हमेशा उत्पाद लिखा जाता है। तो ये जो दोनों पॉइंट थे यही थे कि अभिकारक को हमेशा तीर के दाईं ओर लिखना है, यानी कि लेफ्ट साइड में, और उत्पाद को हमेशा राइट साइड में लिखना है। इतनी बात एकदम क्लियर है। दूसरी बात, अब मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि अभिकारक एक ही हो, अगर अभिकारक एक से अधिक हो, 2 अभिकारक हो, 3 अभिकारक हो, 4 अभिकारक हो, यानी कि अगर मान लीजिए आपको चाय बनाना है तो चाय तो केवल जल से बनेगी नहीं, कोई पानी से बनेगी नहीं, उसमें देखेंगे आप 4, 5, 6 मटेरियल मिलाया जाता है। चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, है ना, अदरक हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, पानी मिलाया जाता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, इसी को अभिकारक कहते हैं। चाय बनाने से पहले चाय का जितना मटेरियल लिया जाता है उसे ही कहते हैं अभिकारक, और चाय बनने के बाद जो एक हमको मिलता है कप में छान करके जो चाय मिलता है उसे कहा जाता है उत्पाद। अब अगर एक से अधिक अभिकारक आप ले रहे हैं तो उसको हमेशा प्लस चिन्ह द्वारा प्लस चिन्ह लगा करके लिखा जाता है। तो अगला जो मैं पॉइंट लिखा हूँ वही है कि हमेशा एक से अधिक अभिकारकों को अथवा एक से अधिक उत्पादों को प्लस चिन्ह द्वारा लगाकर लिखा जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे तो एक से अधिक अभिकारक आ जाए या उत्पाद आ जाए तो उसको प्लस चिन्ह द्वारा लिखना है। तो इसको पहले लिख लीजिए जल्दी से। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कि एक से अधिक अभिकारक आने पर उसको प्लस चिन्ह द्वारा तीर की लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। वहीं पर इस पॉइंट में आप लिखिएगा कि एक से अधिक उत्पाद बनने पर उसको प्लस चिन्ह द्वारा तीर के राइट साइड में लिखा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिख लिए तो अगला है प्लस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह को भी मैं इसे कवर कर लिया। 3 टॉपिक आपका हो गया खत्म। चौथा जो पॉइंट था तीर वाला, ये भी मैं बता दिया कि जो अभिक्रिया होती है तो अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब अगला देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया की कहानी क्या है। तो ये जो ऐसा तीर बना होता है ना, आधा आधा वाला, यानी कि आधा इस तरफ जा रहा है, आधा इस तरफ बना हुआ है, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। तो यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। उत्क्रमणीय का क्या मतलब होता है? उत्क्रमणीय को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल, यानी कि अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी तो आगे की तरफ भी चलेगी और पीछे की तरफ भी चलेगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। इसमें एक एग्जांपल जैसे करके लिख लीजिएगा। जैसे में अगर आप नाइट्रोजन को N2 और हाइड्रोजन H2
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो बनता है अमोनिया यानी कि NH3 का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को आपस में मिलाने पर अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पे Fe लिख लेंगे, इसकी उपस्थिति में Fe तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में होता है। ये उत्प्रेरक है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग अभिक्रिया को समझते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NH3 अमोनिया बनता है। लेकिन अगर आप अमोनिया को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ये N2 तथा H2 में टूट भी जाता है। तो दोनों तरफ से क्रिया चलती है, ये अमोनिया से नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन भी बन सकता है और नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन मिलाने से अमोनिया का भी निर्माण हो सकता है। यानी कि यह क्रिया दोनों तरफ चलेगी, आगे भी चलेगी पीछे भी चलेगी, आगे भी चलेगी और पीछे भी चलेगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ चलती हैं तो उनको उत्क्रमणीय चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यही पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि वे अभिक्रियाएं जो उत्क्रमणीय होती हैं उन्हें इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। आधा दिखाया जाएगा आगे की तरफ, आधा दिखाया जाएगा पीछे की तरफ। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने की क्या विधियां हैं, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। एक मैं और आपको एग्जांपल लेकर के पूरा बढ़िया से एक रासायनिक समीकरण लिख करके बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग अम्ल तथा क्षार के कोई एक अम्ल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अगर एक क्षार से करवा दें जिसका नाम होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुन करके लिख लीजिएगा, सुन करके नहीं लिखना है, सुन करके लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों की अगर आप अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया के पश्चात इसमें Na और Cl मिल करके आपस में बना लेते हैं NaCl। NaCl मिल करके आपस में बनाते हैं NaCl यानी कि नमक बनता है। NaCl किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है। H और OH मिल करके बनता है जल यानी कि H2O का निर्माण होता है। अब आप यहाँ पे सारे नियम को लगा लीजिए। ये हम लोग एक रासायनिक समीकरण लिखे हैं तो इसमें सारा नियम देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सबसे पहली बात कि हमको अणुसूत्र तथा प्रतीक वाला मामला देख लेते हैं कि हमको लिखना था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ी, क्या हम हिंदी में लिखे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखने के लिए हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र, जिसको आप सूत्र बोलते हैं, सूत्र पता होना चाहिए। तो हमको पता था HCl होता है, हमने लिख दिया। NaOH जब लिखना था हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना था, हम हिंदी में नहीं लिखे हैं, इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, इसको हम इसके सूत्र द्वारा दर्शा दिए, NaOH होता है। वैसे ही अगर हमको NaCl लिखना है, नमक लिखना है, साधारण नमक लिखना है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, अब सोडियम क्लोराइड लिखना है तो हिंदी में ही लिखना है, हमको उसके अणुसूत्र द्वारा दर्शाना पड़ेगा। तो अणुसूत्र हमको पता है कि नमक का होता है NaCl, लिख दिया हमने। इसके बाद जल लिखना है तो जल आप हिंदी में नहीं लिखेंगे, जल के लिए आप H2O लिख देंगे क्योंकि जल का जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। तो पहला यहाँ पे क्लियर हो गया कि अणुसूत्र लिखना होता है। अब यहाँ फिलहाल प्रतीक वाला मामला नहीं है। प्रतीक वाला मामला देखिए यहाँ पे है कि अगर आपको यहाँ पे लिखना है मैग्नीशियम लिखना है तो मैग्नीशियम का प्रतीक लिखा जाता है क्योंकि वो एक परमाणु होता है। ये वाला मामला होता है एक परमाणु वाला, ठीक ना। दूसरी बात, सदैव हमने इसके आणविक रूप में लिखा है। आणविक का मतलब है कि देखिए अणु के रूप में HCl एक अणु है, NaOH एक अणु है, NaCl एक अणु है, H2O एक अणु है। अणु कब रहेगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक जब परमाणु आपस में मिलते हैं तब अणु का निर्माण होता है, ठीक ना। तो देखिए दो दो परमाणु यहाँ पे मिल करके अणु का निर्माण किए हैं। अगर आप केवल H लिख देते अलग तब ये परमाणु हो जाता, केवल Cl आप कहीं लिख देंगे तब ये परमाणु हो जाएगा, लेकिन जब आप दोनों को मिला करके लिख देंगे तो ये अणु हो जाता है। वैसे ही केवल N आप कहीं भी लिख देंगे परमाणु हो जाएगा, केवल O आप लिख देंगे परमाणु हो जाएगा, केवल H लिख देंगे परमाणु हो जाएगा, लेकिन जब आप सबको मिला करके लिख देंगे तो अणु हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग आणविक रूप में भी लिखे हुए हैं। तो पूरा एकदम नियम फॉलो कर रहा है, नियम लग रहा है इसमें, एकदम सही बात है। एक परमाणु कोई था नहीं। अभी अविकारक की बात करें तो देखिए तीर के इधर लेफ्ट साइड में जितना कुछ लिखा हुआ है यही सब क्या है, अविकारक है।
अब ये अभिकारक 2 था हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी था और NaOH भी था। अब दोनों दो अभिकारक थे, तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? प्लस चिन्ह द्वारा इसको दर्शाया गया है। तो प्लस चिन्ह लगा करके जितना भी अभिकारक होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जितना भी अभिकारक होगा प्लस चिन्ह लगा करके दर्शाया जाता है। इतनी कहानी एकदम क्लियर है। उसी तरीके से उत्पाद भी अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक है, यहाँ पे देखिए उत्पाद में हमारे पास 2 है, तो 2 या 2 से अधिक जब उत्पाद होते हैं तो उत्पाद को भी प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, बीच में प्लस लगा करके लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से इसके अलावा बीच में एक तीर लगाई जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बीच में एक तीर भी लगा दी गई है। ये उत्क्रमणीय अक्रिया नहीं है, इसलिए उत्क्रमणीय चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा है। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखने की सारी विधि का प्रयोग करते हुए देखिए एक रासायनिक समीकरण यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखना होता है, कैसे सारे नियमों को लगाना होता है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब मैं आता हूँ अगले टॉपिक पर। बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया हूँ कि किस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। अब हम लोग समझते हैं अगला, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हुआ। अभी तक हमने समझा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे Mg था, यहाँ पे O2 था, तो बनना चाहिए था MgO2, लेकिन क्या बन गया? MgO बन गया। एक ऑक्सीजन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसी तरीके से आप देख रहे थे अभी यहाँ पे N2 था, 2 नाइट्रोजन था, यहाँ पे H2 था, 2 हाइड्रोजन था। अभी जब बना तो NH3 बन गया, पता नहीं कहाँ से एक नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे गायब हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही था, यहाँ बढ़ करके 3 पता नहीं कहाँ से हो गया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं घटबड़ मामला हो जा रहा है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। इधर परमाणु या अणुओं की संख्या या अभिकारकों की संख्या देखेंगे आप तो कुछ और है, इधर उत्पाद कुछ और बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए एक सिद्धांत लाया गया जिसको बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण अभी लिखा गया है ये सही बात है, रासायनिक समीकरण तो है लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। और संतुलित रासायनिक, आप बोलेंगे सर क्या जरूरत है संतुलित करने की, छोड़ दीजिए, हटाइए, जो बन रहा है बात खत्म करिए। लेकिन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि लेवासिये ने, जो पूरे रसायन विज्ञान के जनक हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और आपने यहाँ पे किया क्या, पूरा एकदम भरवंट कर दिया। यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, एक आप चबा के निकल गए, और ये देखिए एक ही ऑक्सीजन बेचारा बचा यहाँ पे। ये तो आपने एक ऑक्सीजन को उड़ा दिया, एकदम खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाता है, जबकि ये नियम एकदम सही है। वहीं पर आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही बचा, एक नाइट्रोजन को आप खा गए। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया, एक हाइड्रोजन आप पैदा कर दिए। तो यहाँ पे आप पैदा भी कर रहे हैं, नष्ट भी कर रहे हैं, पैदा भी कर रहे हैं, नष्ट भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मामला कुछ तो घोटाला आप कर रहे हैं, इसीलिए ये घोटाला चलने वाला नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि नहीं, अभिकारक की मात्रा, जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद भी होना चाहिए। यानी कि दूसरे वाले पॉइंट में आप अगर आकर के देखेंगे तो जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद भी होना चाहिए। यानी कि अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग रहेगी संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहले पॉइंट में आप लोग सीधे हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप लोग लिख लीजिए कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
इसको आप वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आप लिखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा उत्पाद की मात्रा के बराबर होती है, या अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होती है। कभी मात्रा लिखा रहेगा, कभी आयतन लिखा रहेगा, कभी यहाँ पे संख्या लिखा रहेगा, तो तीनों बात एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगला ही पॉइंट हमारा ये है कि ये जो रासायनिक समीकरण होता है, अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण सही लिख देते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कितना अभिकारक, कितना किलो, कितना ग्राम, या भार को किस में मापते हैं, या तो किलोग्राम, या तो ग्राम में, या तो मिलीग्राम में, मतलब कोई ना कोई एक अमाउंट में मापेंगे, है ना, किसी न किसी इकाई में मापेंगे। जैसे मान लीजिए ग्राम में माप रहे हैं, तो हमें पता कर सकते हैं कि कितना ग्राम अभिकारक लिया गया था, जिसके द्वारा कितना ग्राम उत्पाद बना है। तो बहुत बढ़िया सुविधा हो जाती है। केवल रासायनिक समीकरण देख करके ऐसे चुटकी आप बजाएंगे और तुरंत बता सकते हैं कि उसका भार कितना होगा, कितना लिया गया था, कितना बनेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए 1 किलो आलू लेकर के आए, तो 1 किलो आलू की सब्जी अगर आपको बनाना है, तो आप पहले में बता देंगे एकदम, जैसे होता है ना एकदम शादी वादी में पहले पूछ के कितने लोग के लिए खाना बनाना है, तो उनका पूरा सेट होता है, इतने लोग के लिए खाना बनाना है, इतना कुंटल आलू लगेगा, है ना। तो उसी तरीके से पहले ही आप बता सकते हैं कि इतना किलो या इतना कुंटल, इतना अभिकारक लगेगा अगर आपको इतना उत्पाद बनाना है। तो यानी कि आप पक्के हलवाई बन जाएंगे अगर आप ये नियम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो भार ज्ञात किया जा सकता है, वैसे ही आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। आयतन का मतलब है कि ml में, खाली मिली में ले लेंगे या लीटर में ले लेंगे, कितना लीटर बनेगा, कितना लीटर होगा, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के ये सुविधाएं होती हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो 2 पॉइंट में लिखा जाए। तीसरे पॉइंट में आप लिखिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद का भार ज्ञात किया जा सकता है। चौथे पॉइंट में आप लिखिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारक तथा उत्पादों का आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट। इसमें आप देखिए नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, अपने हाथ से लिखते जाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपको PDF तो दिया ही जाएगा। जो नोट्स हैं हैंड रिटन, जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं हमारी कोचिंग के, उसको आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग 2 हेडिंग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आते हैं तीसरी हेडिंग पर। तीसरी हेडिंग रहेगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई हो रही है तो उसको दिखाया कैसे जाए। तो दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट आया, भैया रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। तो समझ में ये नहीं रहा था रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए देखिए 7-8 नियम आ गए कि भैया ये नियम का पालन करिए, आपका रासायनिक समीकरण लिखा करके तैयार हो जाएगा। अब फिर एक समस्या आ गई कि भैया रासायनिक समीकरण तो लिख लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये संतुलित नहीं है। तो फिर ऐसा संतुलित करना क्यों है? तो तुरंत हेडिंग बन गई, भैया रासायनिक समीकरण संतुलित करने की ये महत्व है। अगर आप संतुलित कर लेते हैं तो ये आपको फायदा होने वाला है। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा, फेल नहीं होगा। दूसरा कि अभिकारक की जो संख्या होती है उत्पाद की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तीसरा, भार ज्ञात कर सकते हैं। चौथा, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ा मजा आ गया, लोगों को लगा अरे यार थोड़ा फायदे की बात है, तो इसको संतुलित कर लेते हैं। अब जब संतुलित करने की बारी आई तो फिर समस्या खड़ी हो गई, भैया संतुलित अब करना कैसे है। चलिए इतना हम समझ गए कि संतुलित करना बहुत जरूरी बात है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को आप संतुलित करेंगे कैसे? तो संतुलित करने के लिए फिर से कुछ नियम कानून बना, कुछ विधियां आई, जिसमें से 4 विधियां खास करके आई। पहली विधि का नाम पड़ा जांच एवं त्रुटि विधि। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की 4 विधियां होती हैं। पहली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि। तो पहली विधि को कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। दूसरी विधि को कहते हैं आंशिक समीकरण विधि। तीसरी विधि को कहते हैं संयोजकता विधि और चौथी विधि को कहते हैं आयनिक समीकरण विधि। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए और लिखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हेडिंग में आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की
निम्नलिखित विधियां होती हैं। अब पहली विधि लिख लीजिएगा जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरी आंशिक समीकरण विधि, तीसरी संयोजकता विधि, चौथी हो जाएगी आयनिक समीकरण विधि। अब मजेदार बात देखिए, अब आप घबरा गए, अरे यार अभी तो मतलब इतना पढ़ते पढ़ते किस तरह समझ में आ रहा था, 4 विधि और आ गई। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इन चारों विधियों में से केवल आपको एक ही विधि पढ़नी है और वो है केवल पहली विधि। आपके कक्षा 10 के सिलेबस में केवल एक ही विधि डाली गई है जिसका नाम है जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं या एरर मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसी को एक दूसरा नाम होता है अनुमान विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिट एंड एरर मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं। फिलहाल के लिए जो एनसीईआरटी में जो नाम दिया गया प्रचलित नाम है वो है जांच एवं त्रुटि विधि। तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से खास करके फिलहाल चल रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में वो एनसीईआरटी के ही बनेंगे। और एकदम निश्चिंत रहिएगा, एनसीईआरटी का मैं एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सब मैं आपको यहाँ पर बुक लाया हूँ एनसीईआरटी की, मैं आपको बुक दिखा करके बताऊंगा, ये देखिए क्वेश्चन पेज नंबर इतने पे ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा अरिहंत हो गई, राजीव प्रकाशन हो गई, और भी जो दूसरे पब्लिकेशंस हैं उनके भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं बढ़िया बढ़िया वो भी करवाए जा सके आपको। तो वीडियो जैसे से आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जब लोग कुछ पढ़ते जाएंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे उसको मैं आपको करवाते रहूँगा, ठीक ना। तो ये चारों विधियों में से अब आप पहली विधि, क्योंकि आप समझ गए कि भैया इसका बस का नाम जानना था, ये जो तीनों विधियां ना जिसको मैं कट किया हूँ, ये तीनों विधियां आपको पढ़नी है, लेकिन अभी कक्षा 11 में पढ़नी है। तो अगले साल के लिए एकदम तैयार रहिएगा, क्लास 11th में आपको ये तीनों विधियां पढ़नी पड़ेंगी, ये पहली विधि उसमें नहीं पढ़नी है। तो कक्षा 11 में 3 विधियां जो बचेंगी उसको पढ़ना है। अभी हम लोग कक्षा 10 में हैं तो टेंशन की बात नहीं है, इसमें केवल पढ़ना है जांच एवं त्रुटि विधि। आते हैं इसमें। अब जांच एवं त्रुटि विधि क्या है, तो जांच एवं त्रुटि विधि ये देखिए मैं लिखा हूँ। तो जांच एवं त्रुटि विधि के भी कुछ नियम होते हैं, जिस तरह से मैंने बोला कि चलिए भैया संतुलित करना आ गया हमको, ये भी पता चल गया भैया 4 विधियाँ, 4 में से एक पढ़ना है। तो जो पहली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि, इसमें होता क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका यूज करके हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसमें पहली बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सबसे पहले लिखना होगा रासायनिक समीकरण। कभी भी किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले एक रासायनिक समीकरण लिखना होगा। अब कैसे लिखेंगे, तो इन नियमों का पालन करते हुए एक रासायनिक समीकरण आप लिखेंगे। कभी कभी तो आपके पेपर में बाकायदे पहले से ही रासायनिक समीकरण लिख करके दे देता है, कभी कभी आपको नहीं देता है, कभी कभी हिंदी में लिख देगा, हिंदी में से लिख देगा मैग्नीशियम, हिंदी में लिख देगा मैग्नीशियम प्लस यहाँ लिख देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आगे तीर लगा करके लिख देगा, मैं तीर यहाँ लगा दे रहा हूँ, तीर लगा के लिख देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या आप इसे रासायनिक समीकरण मानेंगे? नहीं, ये रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये शब्दों में लिखा गया है। तो शब्दों में कभी भी रासायनिक समीकरण को नहीं लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। यानी कि मैग्नीशियम आपको लिखना है तो हिंदी में नहीं लिखना है, मैग्नीशियम लिखने के लिए आपको Mg लिखना पड़ेगा, और आपको ऑक्सीजन लिखना है तो आपको O2 लिखना पड़ेगा, और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना है तो MgO लिखना पड़ेगा। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण लिखा गया है, ना कि इसे। ये रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको हिंदी में लिख के दिया जाता है तो उसको तुरंत आपको रासायनिक समीकरण में पहले परिवर्तित करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अब ये लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा जांच एवं त्रुटि विधि। पहला पॉइंट लिखिएगा कि संतुलित करने से पहले रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा आ जाइए,
दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि संतुलित, जैसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण लिख लेंगे तो रासायनिक समीकरण लिखने के बाद संतुलित करने के लिए सबसे पहले कोष्ठक बनाते हैं। जो भी यहाँ पे अभिकारक रहेगा, जो भी यहाँ पे उत्पाद रहेगा, सभी के आगे चारों तरफ बोल लीजिए, सभी के चारों तरफ कोष्ठक बना लेते हैं। चलिए मैं पहले थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ। ये जैसे मान लीजिए यही था ना, इसको आपको संतुलित करना है तो सभी के आगे चारों तरफ पहले ऐसे कोष्ठक बना लेना है। तो पहला नियम ये हो गया, दूसरा नियम ये हो कोष्ठक बना लेना है। यहाँ भी जो मैं रासायनिक समीकरण कुछ लिखा हूँ उसके आगे मैं आपको कोष्ठक बना के दिखा देता हूँ। चलिए एक मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था N2 + H2 वाला, और यहाँ पे उत्क्रमणीय अपक्रिया वाला चिन्ह लगाना है और यहाँ बनता है NH3। अब इसको भी अगर संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोष्ठक बनाना पड़ेगा, सभी के आगे कोष्ठक बना देंगे। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में हमको सूची बनाना होता है। सूची किस चीज़ की, तो जितने भी तत्व होंगे अभिकारक की ओर या उत्पाद की ओर, दोनों तरफ एक एक सूची बना लेना है। तो आप तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि इसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित तत्वों की एक सूची बना लेते हैं। कैसे, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है मैग्नीशियम। अभिकारक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभिकारक है। अभिकारक में क्या, अभिकारक में क्या है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम बना लिया हमने। इसके अलावा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमने बना लिया। ये हो गई सूची। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। जैसी बात है, जो इधर रहेगा वही उधर भी रहेगा, दोनों तरफ कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों तरफ ऐसे ही, इसी को सूची बोलते हैं। इधर देख लीजिए, इधर कौन कौन है भैया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन बना लीजिए, हाइड्रोजन बना लीजिए, नाइट्रोजन बना लीजिए, हाइड्रोजन बना लीजिए। दो बार आपको बनाना है, एक बार अभिकारक की ओर, एक बार उत्पाद की ओर। तो इस तरीके से कुछ करके आपको सूची बना लेना है और सभी के आगे लगा देना है बराबर। सभी के आगे क्या लगा लेना है, बराबर लगा लीजिए, सबके आगे बराबर लगा लीजिए। अब बराबर लगाने के बाद यहाँ पे आ जाइए चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में क्या करना है, अब संतुलित करना स्टार्ट करना है। संतुलित करने के लिए हमेशा गुणा का इस्तेमाल करना है। संतुलित करने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, गुणा का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, संतुलित करने के लिए हमेशा गुणा करते हैं। अब गुणा करना है और संतुलित करना है तो सबसे पहले किसको संतुलित करें, तो सबसे पहले धातुओं को संतुलित करते हैं। अभिक्रिया के अंदर जो भी धातु होगी उसको संतुलित करेंगे। धातुओं के बाद फिर हम लोग अधातुओं को संतुलित करते हैं और अधातुओं के बाद फिर ऑक्सीजन को, और सबसे अंत में हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। अगर आप इस नियम से आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले पता चला हाइड्रोजन आप संतुलित करने लगे या पहले ऑक्सीजन संतुलित करने लगे, तो कई बार ऐसा होगा ना, वैसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, ये संतुलित होने वाला नहीं है। तो आ जाइए मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 2 यहाँ पे लिखा हूँ, तो सबसे पहले आपको संख्या लिख लेना है। सूची बनाने के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो उत्पाद की तरफ हमने देखा 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, 1 मैग्नीशियम इधर 2 ऑक्सीजन इधर, ऐसे में बना लिया। अब आपको करना है गुणा, और गुणा में सबसे पहले क्या करना है, धातु को संतुलित करते समय गुणा करना है। तो धातु आप देखेंगे यहाँ पे संतुलित है, पहले ही मैग्नीशियम क्या यहाँ पे संतुलित है, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1 संतुलित है। मामला गड़बड़ हो रहा था ऑक्सीजन में, इधर ऑक्सीजन 2 है इधर ऑक्सीजन 1 है। इसको संतुलित करने के लिए अब देखिए यहाँ कोई अधातु नहीं थी, कोई अधातु नहीं थी तो हम लोग सीधे ऑक्सीजन को लिख लिए हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे संतुलित करना है तो सोच करके देखिए एक बार को कि इधर 2 है और इधर 1 है और दोनों को आपको बराबर करना है। कैसे करना है, गुणा करके। यानी कि पहली बात तो गुणा होगा किधर, ज़्यादा की तरफ होगा कि कम की तरफ होगा, तो हमेशा याद रखिएगा गुणा हमेशा होगा कम संख्या की ओर, क्योंकि ज़्यादा की ओर आप गुणा कर देंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर बराबर कहाँ होगा। तो जो कम है इधर करेंगे गुणा और गुणा करके इसको बढ़ाएंगे। अब किस संख्या से गुणा करें, तो संख्या पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि इधर 2 है तो इधर भी हमको 2 बनाना है। तो 1 में किससे गुणा करें, 2 से।
एक में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 आराम से हो जाएगा, यानी कि 2 एक कम 2 होता है, 2 एक कम 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, संतुलित हो गया। अब जिस चीज़ से आप गुणा किए हैं, जिस भी नंबर से आप गुणा किए हैं, इसी को ले जाकर के इस ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए, यानी कि MgO के आगे उत्पाद की ओर गुणा किए हैं तो उत्पाद की ओर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लगा लीजिए 2, जिसके पास ऑक्सीजन है उसके बाहर लगा लीजिए 2। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन तो देखिए 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 हो गया है। आप कहेंगे सर मैग्नीशियम कहाँ से 2 हो गया? तो मैग्नीशियम इसलिए 2 हो गया क्योंकि कभी भी आप ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या लगाएंगे, वो ब्रैकेट के अंदर उपस्थित सभी तत्वों के लिए होता है, ना कि किसी एक तत्व के लिए होता है। तो इतना याद रखिएगा, ये जो 2 लगा हुआ है ये इस मैग्नीशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो मैग्नीशियम इधर बदल करके क्या हो गया है? 2 हो गया है, यानी कि मैग्नीशियम फिर से हो गया असंतुलित। इसको फिर से संतुलित करने के लिए हम लोग करेंगे, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 2 एक का 2 हो जाए और फिर से ये संतुलित हो जाए। अब जिस संख्या से हम लोग गुणा किए हैं, इस संख्या को इस मैग्नीशियम के ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे, ये हो जाएगा संतुलित। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे पूरी तरह संतुलित हो गया। मैग्नीशियम भी 2 हो गया, मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरीके से संतुलन चलता है। इधर भी करके दिखा देता हूँ मैं। नाइट्रोजन कितना है बोलो? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। अब इसको अगर संतुलित करना है तो देखेंगे इधर 2 था, इधर 1 हो गया। सबसे पहले नाइट्रोजन को संतुलित कर लेते हैं, है ना। लिखना था देखिए हमको धातु अधातु ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के क्रम में लिखना था, लेकिन इसमें कोई धातु है क्या? नहीं है। कोई अधातु है क्या? तो अधातु में देखिए नाइट्रोजन है। अगर आपको अधातु नहीं पता है ना तो 3-4 का नाम याद कर लीजिए, 3-4 अधातुओं का नाम याद कर लीजिए, इतने में आपका काम चल जाएगा। जब भी अधातु आएंगे ना तो देखिएगा या तो नाइट्रोजन आएगा, या तो सल्फर आएगा, या तो फास्फोरस आता है, या तो क्लोरीन आता है, Cl क्लोरीन आता है, या तो Br आता है, ब्रोमीन आता है, या तो I आता है, आयोडीन आता है, या तो F आता है, फ्लोरीन आता है, ठीक है ना, या तो C आता है, कार्बन आता है। तो इस तरीके से 5-6 है जो हमेशा घूम फिर करके आते रहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आराम से आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन अप्रॉक्सीमेटली सब हो गया है, ठीक ना। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो यहाँ पे रखना, हालांकि ये भी अधातु हैं लेकिन इनको हमेशा नीचे के क्रम में लिखना होता है। तो ये 4-5-6 आप याद कर लीजिए, इन्हीं से कोई एक अधातु आ जाएगी तो आप पहचान लेंगे कि अधातु है कौन। तो नाइट्रोजन आया है तो नाइट्रोजन देख लीजिए क्या है? अधातु है, ठीक ना। तो देखिए इधर 2 है, इधर 1 है, कैसे दोनों को बराबर करें? तो 1 में कर दिए अगर 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा? 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन में हमने किससे गुणा किया? 2 से। तो नाइट्रोजन जिसमें है इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना है? 2। ध्यान से समझिएगा, कभी यहाँ मत लगा दीजिएगा सर यही 2 बना दीजिए काम फिट है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बना देंगे ना तो सूत्र में पूरा बदल जाएगा। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और आपने बना दिया N2S3, पूरा भरभंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कभी ऐसा सपने में भी मत सोचिएगा कि यहाँ 2 लगाना है ना। सपने में भी यही सोचना है कि ब्रैकेट के बाहर लगाना है। ब्रैकेट बनवाया किस लिए है? कोष्ठक बनवाया किस लिए गया है? ताकि ब्रैकेट के बाहर लगवाया जा सके, ठीक ना। तो इसके बाद जैसे आप 2 लगाएंगे तो देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया भैया? 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन बदल करके कितना हो गया है? तुरंत बदल लीजिएगा, जो भी आप संख्या लगाइएगा तुरंत बदल लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप, ठीक ना। तो 2 तिहाई 6, तो 3 के बजाय क्या हो गया है? 6। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हमें काट काट के लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है, ऐसे ही आपको नोट्स में भी लिखना है, ऐसे आपको हर जगह लिखना है, क्योंकि इसका नाम ही है जांच एवं त्रुटि विधि। तो जहाँ त्रुटि आएगी, त्रुटि का मतलब गलती होता है, तो जहाँ गलत होगा वहाँ हम लोग काट देंगे, जहाँ सही होगा हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो गलत करेंगे सही करेंगे, गलत करेंगे सही करेंगे, इस विधि का नाम ही है जांच एवं त्रुटि विधि। तो आपको एक कट पेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस विधि में यही होता ही है, कभी कटेगा कभी सही होगा, कभी कटेगा कभी सही होगा। तो कुल मिला करके लिखने का तरीका ये रहेगा, जहाँ पे गलत होगा उसको ऐसे क्रॉस लगा देना है छोटा सा,
और इसके बाद बगल में सही संख्या को लिख देना है। तो अब ये 3 दूना कितना हो गया है 6। तो अब यहाँ पे आप मिला लीजिए एक बार, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ये हो गया संतुलित। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर है 2 इधर है 6, कैसे बराबर होगा? तो कम वाले में करेंगे गुणा, कम वाले में करेंगे गुणा। कितने से गुणा करेंगे? इधर 6 हमको बनाना है, तो कितने से यहाँ पे गुणा कर दे कि 6 हो जाए? तो 3 से अगर आप गुणा करेंगे तो 3 गुना क्या होता है 6 रहता है। तो आपने किससे गुणा किया? 3 से। अब इस 3 को लगा दीजिए हाइड्रोजन के सामने। तो हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ। तो हाइड्रोजन के ब्रैकेट के सामने लगा दीजिए 3। तो जैसे ही आप 3 लगाएंगे देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है बात? तो इस तरीके से आपका 6 भी हो गया 6 भी हो गया। इस तरह से अपन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों संतुलित हो जाता है। तो कभी भी अगर संतुलित रासायनिक समीकरण इसका लिखना रहेगा तो लिखेंगे N2 + 3H2 एरो लगा करके 2NH3 बनाएंगे, तब ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे ही Mg + O2 सॉरी 2Mg + O2 = 2MgO बनाएंगे, तब जाकर के बनता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मेरे ख्याल से इतना आप खूब अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे होता है। अभी मात्र मैं 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का बस प्रयास किया हूँ, छोटा सा प्रयास है। जिस तरीके से इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि, वैसे ही मैं भी प्रयास किया हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको ये जो संतुलित में किया, जो खिचड़ी अभी मैं पकाया हूँ, ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि चावल डाले हैं कि दाल डाले हैं कि तहरी बनी है कि खिचड़ी बनी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एकदम चिंता की बात नहीं है। जो हम लोग का कल का चौथा वीडियो आने वाला है, उस पूरे चौथे वीडियो में हो सकता है कि चौथे में अगर कवर नहीं होगा तो 5वें वीडियो में भी हम लोग अगले 1 से 2 वीडियो के अंदर केवल एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, वो है रासायनिक समीकरणों का संतुलन। तो मैं भरपूर जितना भी एनसीईआरटी के अंदर, जितना भी और बाकी बुक्स के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं, जितने भी समीकरण दिए हुए हैं संतुलित करने के लिए, कल से मैं सभी को संतुलित करवाने वाला हूँ। ठीक ना? तो ये हो गया आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज से मैं एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, वो है होमवर्क का सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को हमेशा हर क्लास में कुछ न कुछ होमवर्क में दिया जाए, और होमवर्क आपको उसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको भेजना है। पहले मैं होमवर्क लिख देता हूँ। देखिए मेरे पास प्योर एकदम एनसीईआरटी है, तो इसी से फिलहाल मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। इसमें अगर मैं आपको होमवर्क कुछ दे दूँ कि आप लोग लिख करके आइएगा, कल की क्लास में आपको पढ़ करके होमवर्क करके आना है। होमवर्क सबका चेक होगा। कहाँ चेक होगा? तो आपको लिख करके भेजना है। किस पे भेजना है? तो व्हाट्सएप नंबर आपको ऐसे पता है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इस तरह से अब आपको हर वीडियो के अंदर एक आपको होमवर्क दिया जाएगा, जिसको आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना है। मैं पर्सनली उसको चेक करूँगा, और चेक करने के बाद आपको बताऊँगा व्हाट्सएप पर ही कि गलत है या सही है। और अगर कोई समस्या आ रही होगी तो अगले वीडियो में उसको सही कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका रहेगा, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही उठाता हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या? ये HW रहेगा। मैं कोशिश करूंगा इसी बहाने एनसीईआरटी भी आपको कवर करवाता चलूँ होमवर्क के बहाने। तो रहेगा संतुलित, क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसे बढ़ा करके है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?
ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे सबसे पीछे पहले चैप्टर की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हूँ। यहाँ देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जो अभी मैं आपको आज बता दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर होती है, ऐसे समीकरण को ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। तो ये आपको लिख देना है परिभाषा के अंदर। दूसरा लिखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो एक हेडिंग अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया हूँ कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का महत्व, या संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, उसमें जो 3-4 महत्व आपको पढ़ाए गए हैं, वही तीनों चारों महत्व पॉइंट करके आपको लिख देना है कि इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, इससे हम लोग अभिकारकों की संख्या को उत्पादों की संख्या के बराबर कर सकते हैं, इससे हम लोग भार ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम लोग आयतन ज्ञात कर सकते हैं। किसका? तो अभिकारकों का भी उत्पादों का भी, अभिकारकों का भी उत्पादों का भी। तो ये हो जाएगा आपका महत्व। तो मैं एक बार फिर से, हालांकि आंसर मैं खुद ही बता दिया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग याद करके खुद से लिखें और लिख करके उसका फोटो खींचें, और फोटो खींच करके हमको मेरे नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 7080884759 पर आप लोग व्हाट्सएप करिए। इसी नंबर पर आपको भेजना है लिख करके आंसर। मैं पर्सनली सबका आंसर चेक करूंगा। जब भी आप लोग इस वीडियो को देखें, लिख करके जरूर भेजें। तो यही पे क्लास होती है आज की समाप्त। कल आप लोग पढ़ करके आएंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, या जो इसके उदाहरण है वो पढ़ करके आप लोग आएंगे। कल मैं बहुत सारे उदाहरण लेने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्ति देते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए कि जो लोग भी अभी तक ऑनलाइन क्लास में एडमिशन नहीं लिए हैं, फटाफट से ले लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। खूब मज़ा आएगा पढ़ने में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।